गेम ऑफ थॉट एक्सप्लेन्ड। अपग्रेड एक लविंग कपल हैं जिनका नाम है ग्रे ट्रेस एंड आशा ट्रेस। ग्रे घर में ही कार के साथ कुछ कुछ करते रहते हैं और आशा के पास एक ड्राइवरलेस कार है जो इनके आदेश के अनुसार चलता है। दोनों एक पत्थर के नीचे जाते हैं जहां ग्रे के दोस्त इरॉन रहते हैं। कमाल की लेबोरेटरी है। वहां इरॉन अपने आर्टिफिशियल क्लाउड के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। आशा जब अपनी कंपनी और इरॉन की कंपनी के कंपटीशन के बारे में बात करती है तो इरॉन बोलते हैं कि ये बात गलत है, मेरा कोई मुकाबला है ही नहीं। वो इन दोनों को एक कॉकरोच शेप का मशीन दिखाते हैं जो बच्चे पैदा करने के अलावा हर काम कर सकती है, ड्राइव, कम्युनिकेट, कैलकुलेट और भी बहुत कुछ। इरॉन बोलते हैं कि ये फ्यूचर है वर्ल्ड का, तो ग्रे बोलते हैं तुम्हें इसमें फ्यूचर दिख रहा होगा, मुझे सिर्फ बेरोजगारी दिख रही है। दोनों फिर वहां से लौट जाते हैं। रास्ते में ये दोनों जब कार में रोमांस कर रहे थे तब कार में खराबी आ जाती है और स्पीड घटने की जगह बढ़ ही जाती है। फिर क्या था, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों को बहुत चोट भी आती है, पर विपत्ति एक तरफ से थोड़े ही ना आती है। कुछ लोग आते हैं जो पहले से ही आशा के दुश्मन थे, वो इनको पकड़कर इन पर गोली चला देते हैं और ग्रे को और ज्यादा घायल कर देते हैं। आशा तो मर जाती है। तब हर बार और हर जगह की तरह पुलिस यहाँ भी लेट आती है और ग्रे को हॉस्पिटल पहुंचा देती है। फिर कहानी 3 महीने आगे बढ़ती है। ग्रे को आर्टिफिशियल हैंड दिया जाता है जो इनका सारा काम करे। इनकी माँ को खूब सेवा करनी पड़ती है क्योंकि ग्रे का हाथ और पैर दोनों पैरालाइज्ड हो गया है। ग्रे पुलिस के पास जाते हैं ये पता लगाने कि आशा को जिसने मारा उसका पता चला या नहीं, पर कुछ पता नहीं चला था अब तक। ग्रे अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहते हैं। वो उस आर्टिफिशियल हैंड को दवाई का एक्स्ट्रा डोज देने को बोलते हैं, पर वो हैंड ही मना कर देती है। अगले दिन इरॉन इनसे मिलने आते हैं और फिर से उस कॉकरोच जैसे चीफ जिसका नाम स्टीम था उसके बारे में बताते हैं। इरॉन बोलते हैं कि जिस नस का लिंक माइंड से टूट गया है उसे स्टीम जोड़ सकता है, पर ग्रे पर तो मरने का भूत सवार था, वो मना कर देते हैं। पर जब इरॉन बोलते हैं कि यदि वो होती तो भी तुम ऐसे ही रहना चाहते, ग्रे भावुक हो जाते हैं और ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। इनके गले के पास स्टीम को इम्प्लांट किया जाता है जिसके थोड़े देर बाद ही ये हाथ का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं। फिर पैर का प्रयोग करते हैं और उसमें भी सफल हो जाते हैं। मामला ये था कि ग्रे जो भी ऑर्डर स्टीम को देते स्टीम उस काम को करने में सक्षम था। ग्रे जब घर लौटते हैं तो स्टीम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, वो भी शरीर के अंदर से। इनको ये सब स्ट्रेसफुल लगता है और स्टीम को चुप रहने का आदेश देते हैं, पर इनके पास कोई बात करने के लिए नहीं था और वाइफ के कातिल को भी ढूंढना था, तो ये फिर से स्टीम को बोलने का आदेश देते हैं। स्टीम वो वीडियो देखता है जो ड्रोन में कैद थी। उसके बाद वो बोलता है कि उस आदमी ने गोली चलाई ही नहीं जिसके हाथ में गन है, गोली तो किसी दूसरे ने चलाई थी। फिर दूसरे आदमी पर नजर जाती है, उसके हाथ पर एक इमेज बनी हुई थी। उस इमेज को स्टीम पेपर पर बनवाता है। फिर ग्रे को बोलता है कि उस पर क्या लिखा है। कातिल तो मिल जाता है पर पुलिस को नहीं बता सकते क्योंकि इरॉन ने स्टीम के बारे में किसी को बताने से मना किया था, तो सारे काम ग्रे को खुद करने होंगे। ग्रे अपना काम शुरू कर देते हैं। रास्ते में ये शो ऑफ करते हैं कि ये अभी भी पैरालाइज्ड हैं। फिर ये एक घर में जाते हैं, लॉक को तोड़कर। वहाँ कई मैसेज पढ़ते हैं, पर वो इंसान थोड़ी ही देर में लौट जाता है जिनसे ग्रे की लड़ाई शुरू हो जाती है। स्टीम इनकी मदद करते हैं लड़ने में और ग्रे अपना कंट्रोल खो देते हैं। स्टीम उस आदमी को उसी की चाकू से मार देता है। जब कंट्रोल फिर से ग्रे के हाथ में आती है तो ये बौखला जाते हैं। तब स्टीम इनको सारे फिंगरप्रिंट साफ करने की सलाह देते हैं। पुलिस जब उस लाश का पोस्टमार्टम कर रही थी तब उनको लाश के शरीर में सेल्फ लोडेड गन इम्प्लांट दिखा। शरीर और माउथ के अंदर कई वायर थे
जो पहले कभी देखा नहीं गया था। पुलिस छानबीन कर रही थी। ग्रे एक फुट स्टेप साफ करना भूल जाते हैं। दूसरी तरफ इरेन इनसे गुस्सा रहते हैं क्योंकि ये एक खून करके आए थे। और मजे की बात यह है कि इरोन को पता भी नहीं था कि स्टीम बात भी कर सकती है। इरोन को जब ये पता चला तो इन्होंने ग्रे को बोला कि स्टीम को कंफ्यूज मत करो, उसे जो सही लगे उसे करने दो। दूसरी तरफ पुलिस को फुट स्टेप के बारे में पता चल जाता है। नाम तो आपको पता ही होगा, ग्रे ट्रेस। पुलिस पूछताछ के लिए इनके घर पर आती है, पर स्टीम की मदद से ग्रे बच जाते हैं। अगले दिन एक बार में जाते हैं और सबके सामने बोलते हैं कि जो मेरी पत्नी की मर्डर में शामिल था वो सामने आ जाए। एक आदमी सामने आता है। दूसरी तरफ इरोन स्टीम को ट्रेस कर रहा था और इधर सभी इनका मजाक उड़ा रहे थे। इनको अलग रूम में ले जाते हैं। उन सबको ये विश्वास ही नहीं होता कि ये पैरालाइज्ड आदमी किसी का खून भी कर सकता है। जब उसने ये कहा कि मैं भी तुम्हारी वाइफ के मर्डर में शामिल था, तो ग्रे स्टीम को काम पर लगने का आदेश दे देते हैं। फिर क्या था, सभी की हालत खराब हो जाती है और उस आदमी को अपना नाम भी बताना पड़ता है। नाम था डोलेन। डोलेन ये भी बताता है कि फिस्क नाम के एक व्यक्ति के आदेश से उसने आशा को मारा। दूसरी तरफ इरोन स्टीम को शट डाउन कर रहे हैं ताकि ग्रे फिर से मर्डर न कर दे। तब स्टीम ग्रे को सलाह देते हैं कि किसी हैकर के पास जाकर तुम्हें इरोन का कोड बदलना होगा, तभी तुम पैरालाइज्ड होने से बच सकते हो। हैकर का एड्रेस भी स्टीम ही बताते हैं। ग्रे हैकर के पास जाने लगते हैं और फिस्क उस बार में आता है। डोलेन की आंखों में सुई देकर पता करते हैं कि आखिर कौन था वो आदमी जिसने इसे मारा और वो अभी है कहाँ। दूसरी तरफ स्टीम 70% शटडाउन हो चुका था। ग्रे की हालत खराब हो चुकी थी, पर ये हैकर के पास पहुंच जाते हैं। फिस्क बार वाले से पूछते हैं कि तुमने मेरे आदमी की जान क्यों नहीं बचाई। तब बार वाला बोलता है, मैं यहाँ तुम्हारे लोगों की जान बचाने के लिए नहीं हूँ, और फिस्क पर गोली तान देता है। पर फिस्क को ज्यादा कुछ नहीं करना था, बस छींकना था। छींकते ही नाक से कई माइक्रो हथियार निकलते हैं और बार वाले के नाक में चला जाता है। थोड़ी ही देर में उनकी मौत हो जाती है। फिर फिस्क उस जगह पर पहुंचता है जहां ग्रे थे। फिस्क को आते देखकर हैकर वहां से चली जाती है, पर तब तक स्टीम काम करना शुरू कर चुका था। ग्रे फिस्क पर हमला करके वहां से भाग जाते हैं। दो पुलिस वाले नीचे से आ रहे थे। उसको फिस्क लेजर कैमरा से देख लेते हैं और ऊपर से ही गोली चला देते हैं और उस दोनों पुलिस वाले की मौत हो जाती है। जो आदमी ग्रे का पीछा कर रहा था, स्टीम उसे खत्म कर देता है और वहां से घर चला जाता है। पर घर पर माँ पहले ही आ चुकी थी, तो माँ को सब कुछ बताना पड़ता है। इधर इरोन का सिस्टम हैक हो चुका है, जिससे वो काफी परेशान थे। ग्रे के घर पर डिटेक्टिव फिर से आ जाते हैं पूछताछ करने। इस बार वो घर में और कार में दोनों जगह साउंड रिकॉर्डर रख देते हैं। ग्रे को काफी डर लग रहा होता है। वो इस काम को छोड़ना चाहता है, पर अब इनके शरीर पर पूरी तरह से स्टीम का कंट्रोल था। वो इनको फिस्क को खत्म करने का ऑर्डर देता है। ये फिस्क को मारने जा रहे थे, तभी डिटेक्टिव इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। बहुत देर पीछा करने के बाद जब स्टीम को एक इलेक्ट्रिक कार नजर आता है, तो उसे वो डिटेक्टिव के पीछे लगा देते हैं और दोनों कार का टक्कर करा देते हैं, जिससे डिटेक्टिव से पीछा छूट जाता है। ये फिस्क के घर पहुंचते हैं। फिस्क से काफी बहस होती है। फिस्क इनको बताते हैं कि टारगेट तुम्हारी वाइफ का था ही नहीं, टारगेट थे सिर्फ तुम, और तुम्हारा सिर्फ कमर तोड़ना था। पर वाइफ को मारने के और ज्यादा पैसे मिल गए तो तुम्हारी वाइफ को भी मार दिया। तब ये फिस्क पर हमला कर देते हैं। बहुत लड़ाई होती है। आखिर में फिस्क हार जाते हैं और उसकी डेथ हो जाती है। तब स्टीम बोलता है कि कोई फिस्क को आदेश दे रहा था, तुम पता करो। फिस्क के कान से ब्लूटूथ निकाल कर जब ये अपने कान में लगाते हैं, तब पता चलता है कि ये आदेश तो इनके दोस्त इरोन दे रहे हैं। ये फिर इरोन के यहाँ पहुंचते हैं। पीछे से पुलिस भी आ जाती है, पर स्टीम पुलिस पर ही हमला कर देती है। ग्रे डिटेक्टिव को नहीं मारना चाहते थे, पर पूरा कंट्रोल तो अब स्टीम के हाथ में है और
ग्रे सिर्फ उसके अंदर काम करने वाले एक नौकर की भांति काम कर रहे थे। डिटेक्टिव लेजर चलाते हैं तो करंट के कारण ग्रे गिर जाते हैं। तब इरॉन सही वजह बताते हैं इस सब का। वो बोलते हैं कि ये सब मैं नहीं करवा रहा, मुझसे भी ताकतवर चीज करवा रही है, और वो खुद स्टीम है। स्टीम को पावरफुल होने के लिए एक शरीर चाहिए था। तब स्टीम ने ही ये प्लान बनाया और वो अब मुझे खत्म करना चाहता है ताकि मैं फिर से कोई स्टीम न तैयार कर सकूं। यह सब बता ही रहे थे तभी स्टीम एक्टिवेट हो जाता है और इरॉन को मार देता है। फिर डिटेक्टिव को मारना चाहता है पर ग्रे रेजिस्ट करते हैं। ग्रे को स्टीम वर्चुअल दुनिया में ले जाता है जहां इनका एक्सीडेंट के बाद की दुनिया है। इनकी वाइफ भी जिंदा रहती है। फिर ग्रे को वापस ले आता है और डिटेक्टिव को मार देता है। स्टीम को अब एक शरीर मिल चुका है, वो अब दुनिया को बदलने के लिए तैयार है। फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है और ये सवाल सबके जेहन में खड़ा कर देती है कि दुनिया सिर्फ रोबोट से ही चलेगी, इंसानी सभ्यता का अब कोई महत्व नहीं रहेगा। अब हमने जो बनाया है रोबोट, जो भी मशीन, अब उसी के अंदर इंसानों को भी काम करना पड़ेगा। ये सारे सवाल ये फिल्म उठाती है। तो यही थी इस फिल्म की कहानी, अपग्रेड मूवी की कहानी। आपको यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में जरूर बताएं, और किस बायोग्राफी, साइंस फिक्शन, हिस्टोरिकल, डॉक्यूमेंट्री मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं उसके बारे में भी आप कमेंट में जरूर बताएं। और यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।